देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन पहले ही दिन से अगर आप सत्र में विधायकों की उपस्थिति को देखें, ये साफ तौर पर ताकीद कर रहा है कि विधायकों की उपस्थिति जिस तरह से कम देखी जा रही है, खास करके विपक्ष के विधायकों की, ये नगर निकाय चुनाव का जो जिन सवार है अभी राजनीतिक दलों पर, भले ही नगर निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहा हो, लेकिन चुनाव का जिन जो है सो विधायकों पर सर चढ़ के बोल रहा है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ता है कि जो उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की सदन के भीतर है, कहीं अगले चुनाव के बाद वो परमानेंट उसी संख्या में ना आ जाए। यानी एक कटाक्ष मुख्यमंत्री के द्वारा भी आता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार 2 दिनों से प्रश्नकाल के दौरान देखा जा रहा है कि जेल के विधायक टाइगर जयराम महतो ने अपने सवालों के माध्यम से सदन के भीतर धूम मचा के रखी है, वहीं अनुपस्थिति के आधार पर देखें तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं गुम तो नहीं हो गए। सदन चल रहा हो और सदन के अंदर जिस विधानसभा क्षेत्र में सदन आता है, विधानसभा आती है, उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी अनुपस्थित दिखाई देते हैं। यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यह चिंता है कि जो नगरीय क्षेत्र में उसका वर्चस्व था, वो वर्चस्व कहीं घट ना जाए। विधानसभा सत्र के दौरान वो अगर सदन में आते हैं तो जो समय जनता के बीच उनको देकर प्रचार प्रसार में जाना चाहिए, वो नहीं दे पाएंगे, तो कहीं इसका फायदा उनके विरोधी दल ना उठा ले। और जो एक बातें चली आ रही है, कही जा रही है कि नगरीय क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की धूम रहती है, उस पर कहीं बट्टा न लग जाए। क्योंकि विधानसभा चुनाव में पिछले 2 चुनाव से आप 19 और 24 दोनों ही चुनाव में देखें कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता ने खारिज करके रखा हुआ है सत्ता से। अब सवाल यह उठता है कि जनता से वोट मांगने के लिए सदन में अनुपस्थित होना कितना जायज है। उसी जनता से वोट मांग करके जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए विधानसभा का सत्र आहूत है, सत्र में उनको उपस्थित होना है। सवाल भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आते। प्रश्नकाल के दौरान सवाल आते हैं, लेकिन दूसरे पर फेंका जाता है, वो भी नहीं रहता है। कई सवाल तो स्पीकर साहब छोड़ करके आगे बढ़ जा रहे हैं विधायकों की अनुपस्थिति के कारण। अब जनता से जुड़ी समस्याएं, बेहद गंभीर समस्याएं, कई हम बताएंगे आपको आगे क्या क्या गंभीर सवाल आए हैं जिस पर विधायक अनुपस्थित होने के कारण से वो सवाल सदन के भीतर नहीं आ पाए। लेकिन इस दौरान जिस तरह से जेल केम के विधायक टाइगर जयराम महतो ने एक सवाल आज उठाया, वो सवाल जब से अलग झारखंड राज्य बना है, सत्ता में चाहे कोई भी रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार रही हो, हर समय विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों के द्वारा यह सवाल उठाया जाता रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में उद्योग बना हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग का नाम ले चुका है। ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर पैसे की गबन हो रही है और इसी से संबंधित सवाल टाइगर जयराम महतो ने उठाया। एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, जिस साइबर फ्रॉड को लेकर के पूरा देश चिंतित है, पूरा विश्व चिंतित है, खास करके झारखंड के जामतारा पर एक फिल्म भी बन चुकी है, टीवी सीरीज बन चुका है, नेटफ्लिक्स पर आपने देखा होगा। उससे संबंधित सवाल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, वरिष्ठ विधायक हेमलाल मुर्मू ने उठाया और अगर उसके जवाब को आप देखेंगे तो आप भी माथा पीट के रह जाएंगे। पहले आप देख लीजिए, ये 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं, एक ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ और एक साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ। इन दोनों सवाल पर क्या जवाब सरकार का आता है, पहले आप इसको सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, गंभीर सूचना दे देता हूं। हमारे जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता रहे, पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे राकेश महतो जी की हत्या हुई है। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और मेरा प्रश्न रहेगा। मेरा प्रश्न था, स्थापना समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल करने को लेकर, जिसमें सरकार के विभाग का उत्तर आया है
उन्होंने झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 भाग 3 के अंतर्गत नियम 22(3) में वर्णित प्रावधान का हवाला देते हुए उन्होंने अपना उत्तर दिया है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं विलंब ना करते हुए माननीय मंत्री महोदय से मेरा सीधा पूरक प्रश्न रहेगा। माननीय मंत्री जी, जब विकास के कार्यों की निगरानी के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में जनप्रतिनिधि अध्यक्ष और सदस्य हो सकते हैं, तो प्रशासनिक स्थानांतरण और पदस्थापन की समितियों से उन्हें बाहर रखने का तार्किक आधार क्या है? क्या सरकार प्रशासन को जन उत्तरदायी बनाने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय स्थापना समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के भाग 3 अंतर्गत नियम 22(3) में तत्काल संशोधन का आश्वासन देती है, विचार रखती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जिस बात की जानकारी सदन से उनको चाहिए, हम लोग ने स्पष्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद राज्य स्तरीय स्थापना समिति, स्टेट एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग कमेटी, विभिन्न कोटि के कर्मियों का स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति हेतु विभागों में विभागीय स्थापना समिति गठित है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई प्रोविजन और ऐसा कोई विचार अभी हम लोग के पास नहीं है। इन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों में इस तरह का स्थिति है, वहां जनप्रतिनिधियों को भी स्थापना समिति जिला और प्रखंड स्तरों में शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में 976 दिनांक 19/2/2026 को कतिपय राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई, चिट्ठी लिख करके। यदि ऐसा है तो हम लोग इस पर विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी इस तरह का स्थापना समितियों में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई विचार नवनीत नहीं। महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास जरूर किया, और मैं कुछ पूरक प्रश्न भी पूछना चाहूंगा। पूछिए। साइबर अपराध विदेशों से संचालित होते हैं, अफीम की अवैध खेती हो रही है, पुलिस उसे विनिष्ट भी कर रही है, लेकिन पुनः ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है और जेलों से कैदियों का पलायन भी हो रहा है। क्या सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने की पुलिस अपराधी के बीच गठजोड़ को पता लगाने, ऐसे मामलों को चिन्हित कर दोषी पुलिस अधिकारियों अपराधियों को दंडित करने हेतु वर्तमान एवं भविष्य में सरकार का कोई कार्य योजना है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है महोदय, और जो पूरक उनका है महोदय, वह नशीली पदार्थों के रोकथाम के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, और जो विदेशों से जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार क्या पहल कर रही है, पूरक यही है महोदय। तो बड़ा स्पष्ट उनको उत्तर मिला है महोदय। इस क्षेत्र में निरंतर सरकार साइबर थानों की स्थापना कर रही है, साइबर थाना खुली है। जो जेल से भागे कैदी हैं, इनका एक पूरक था महोदय कि जो जेल से भागे हैं कैदी, उस पर क्या कार्रवाई? महोदय, 4 कैदी भागे थे, उन चारों कैदी को हमारी पुलिस पकड़ करके उनको वापस जेल में डालने का काम किया है। तीसरा जो है महोदय इनका कि जो अफीम वगैरह का जो खेती है और जो टोडा वगैरह का खेती है, उस पर जो 27,015 एकड़ में पुलिस द्वारा उसको नष्ट किया गया। तो महोदय, तो हमारी पुलिस की तत्परता है, सूचना जो भी मिलता है महोदय, हमारी पुलिस तत्परता के साथ जाकर उसको नष्ट करती है। अंतिम खंड जो उनका है महोदय कि भाई इसको रोकथाम करने के लिए पुलिस क्या कर रही है, तो सूचनाएं एकत्रित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से हमारी पुलिस सूचना एकत्रित करती है। जहां पर भी इस तरह की सूचना प्राप्त होती है महोदय, तत्परता से हमारी सरकार और हमारी पुलिस उस पर काम करती है और उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है महोदय। तो अभी आपने सुना
कि वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य का गठन होता है। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड सरकार अपना कार्यपालिका नियमावली बनाती है और उस नियमावली के आधार पर सरकार के सारे काम होते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग भी उसी नियमावली के एक खंड के आधार पर होता है। अब विधायक जयराम महतो ने सवाल ये उठाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो सवाल उठते हैं, जो प्रश्न खड़े होते हैं, क्या उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो स्थापना की समिति बनाई गई है, उस स्थापना समिति में अन्य राज्यों की तरह उन्होंने केरला का, महाराष्ट्र का, पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या इस पर जो है सो सरकार जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करेगी। अब सवाल ये उठता है, उन्होंने दिशा के बारे में भी बताया, उसके बाद 20 सूत्री कमेटी जो होती है सरकार की उसके बारे में भी बताया, उसमें विधायकों को जगह मिलती है, जनप्रतिनिधियों को जगह मिलती है। अब सवाल ये होता है, यहां पर दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो विधायक ने जो गड़बड़ियां होती है ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान, लगातार आप देखते हैं कई मामले कोर्ट में भी जाते हैं, कई सवाल उठते हैं। अभी डीजीपी का मामला लगातार चल ही रहा है, अनुराग गुप्ता से लेकर के अभी जो डीजीपी हैं उनके समय तक ये मामला चलता आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो सरकार के अंतर्गत निहित होती है। अब उस एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर अगर जनप्रतिनिधियों को समावेश किया जाता है तो यह भी एक परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन दूसरा सवाल जो जनप्रतिनिधि उठाते हैं वो भी मौजू है कि भाई कहीं पर 1.5 साल से सीओ नहीं, कहीं पर 2 साल से बीडीओ नहीं, एसडीओ नहीं, कई ब्लॉक ऐसे ही है कहीं बीडीओ हैं तो उनको सीओ का प्रभार दिया हुआ है। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जितनी भी क्राइम की घटनाएं होती हैं उसमें 80% घटनाएं जो हैं वो जुड़े रहते हैं जमीन के मामले से। तो जनप्रतिनिधियों का सवाल उठाना जायज है, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर सवाल उठाते हैं उस पर सरकार ने भी जवाब दिया है, ऐसा नहीं सरकार ने जवाब नहीं दिया। सरकार के जवाब को अगर आप देखेंगे तो सरकार का यह कहना है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 976 दिनांक 19/2/2026 के द्वारा कतिपय राज्यों से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है। चलिए, मांग की गई है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है अगर इस तरह का होगा तो इस पर विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन अब एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत अगर जो सरकार को करना है, क्योंकि जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो सरकार होते हैं, वो सिर्फ आईएएस और आईपीएस ही एग्जीक्यूटिव बॉडी में, सरकार में, कार्यपालिका में नहीं आते। कार्यपालिका में सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री और सभी मंत्री भी आते हैं। अब विधायिका के अंग को कार्यपालिका में समाहित करना कितना उचित होगा, ये जो एक सरकार बनती है, सरकार में विधायिका के अंग रहते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्रीगण हो, लेकिन वो कार्यपालिका की बागडोर अपने हाथ में विधायिका से चुन करके आकर के कार्यपालिका की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। अब अगर सभी विधायकों को उसमें समाहित किया जाता है या कुछ विधायकों को लिया जाता है, ये कितना जायज होगा, ये अब सरकार इस पर बोली है, राज्यों का मंतव्य मंगा करके देखेगी, आगे इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन दूसरा सवाल जो हेमलाल मुर्मू का था, उस सवाल पर जब से मैंने देखा विधानसभा के अंदर जब रिपोर्टिंग कर रहा था और वहां से निकलने के बाद मैं ये सोच रहा था कि साहब आप आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया सरकार के द्वारा, आपको ताज्जुब होगा देख करके कि जिस साइबर फ्रॉड पर एक पूरी की पूरी वेब सीरीज बन गई है लगभग 5-6 घंटे की, और उस वेब सीरीज जामताड़ा जो झारखंड का ही एक जिला है, जामताड़ा जो संथाल परगना का जिला है, देवघर जामताड़ा में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले आए, गिरिडीह में मामले आए। अब उसमें सरकार के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर 2023 से आंकड़े को गौर किया जाए तो उसमें कहा गया है कि प्रतिवेदित कांड 2023 में 893 थे, गिरफ्तार हुए 870, दोष सिद्ध व्यक्ति 18 और दोष मुक्त हुए 131। यानी 18 लोगों पर ही सिर्फ दोष सिद्ध हो सका 2023 में, जो 893 लोग गिरफ्तार हुए, और 131 दोष मुक्त भी हो गए। 2024 में 1498 प्रतिवेदित कांड है, गिरफ्तार होते हैं 919। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा सरकार के जवाब से कि दोष सिद्ध व्यक्ति 0 हैं, एक भी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो सका, और ना ही दोष मुक्त 3 व्यक्ति हुए।
यानी अब सवाल जो उठाया गया, जो लगातार हेमलाल मुर्मू सत्ताधारी दल के ही विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, उनके द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे थे, उस सवाल यही था कि भाई जब दोष सिद्ध हुआ ही नहीं तो ऐसी गिरफ्तारी क्या? इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है सो इस मामले में भी नीपापोती की गई है। अगर गिरफ्तार होते, मामले आते हैं 1498 लगभग 1500 करीब में, और 919 गिरफ्तार होते हैं, तो दोष सिद्ध तो होना चाहिए किसी के ऊपर में। तो क्या इसी तरह से किसी को भी उठा करके बंद कर दिया गया साइबर फ्रॉड के मामले में, जो दोष सिद्ध नहीं हो पाया? सवाल गंभीर है। अब अगर आप 2025 के आंकड़े को देखेंगे जो सरकार ने दिए हैं, उसमें 1413 प्रतिवेदित कांड हैं, 1268 गिरफ्तार होते हैं, 37 पर दोष सिद्धि होती है और 387 दोष मुक्त होते हैं। ये तो साइबर फ्रॉड का था, साइबर अपराध का था। अब अगर आप मादक द्रव्य के आंकड़े को देखेंगे जो सरकार ने दिया है, 529 प्रतिवेदित कांड में 773 2023 में गिरफ्तार होते हैं, 137 व्यक्ति पर दोष सिद्ध होता है और 328 दोष मुक्त होते हैं। अगर इस आंकड़े को देखते हैं आप, तो मादक द्रव्य के मामले में सरकार की तरफ से एक्शन जो लिया गया है वो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड के मामले से ज्यादा लिए गए हैं। अगर पूरे आंकड़े को आप देखेंगे तो हर आंकड़े में पाएंगे आप कि साइबर फ्रॉड को चिन्हित करने में, साइबर फ्रॉड का खुलासा करने में, साइबर फ्रॉड के अपराधियों को दोष सिद्ध करने के लिए पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। अब सरकार के द्वारा सदन के भीतर यह भी जवाब दिया जाता है कि 95% केस हम लोगों ने सॉल्व किया है, 5% नहीं हो पाए हैं, जो विदेशों में रह करके साइबर फ्रॉड करते हैं। अब सवाल यहां यह भी उठता है कि जब 95% केस का सॉल्यूशन हो जाता है तो दोष सिद्ध 0 कैसे होता है? यह एक बड़ा सवाल होता है। यानी एक व्यक्ति पर भी दोष सिद्ध नहीं हो, 13 लोगों पर दोष सिद्ध हो, 35 लोगों पर दोष सिद्ध हो, और यही सवाल लगातार जो है सो उठाया जा रहा था। अब पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप गौर करेंगे, साइबर फ्रॉड के मामले में भले ही अभी प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत हद तक इस पर सफलता मिल रही है, लेकिन बड़े बड़े लोग इस साइबर फ्रॉड के चपेट में आ चुके हैं। कईयों ने अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी तक गंवा डाली है। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार सरकार इसको लेकर के बड़ा स्टेप कब उठाती है, क्योंकि मंत्री का जवाब यह भी था कि कोर्ट से वो मुक्त हो जाते हैं। तो प्रश्नकर्ता विधायक ने भी जवाब किया कि इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो है सो गहन जांच परीक्षण करके कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है, तब तो वो दोष मुक्त हो जाते हैं। अगर पुलिस को लगता है कि फलाने व्यक्ति ने फ्रॉड किया है और वो कोर्ट से जाके छूट जाता है, तो इसका मतलब कि पुलिस को जो पुट करना चाहिए कोर्ट के भीतर, उसके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसके एवज में दस्तावेज, उस दस्तावेज में कहीं ना कमी होगी। ये कई सवाल इस जवाब में खड़े होते हैं, लेकिन 2 सवाल महत्वपूर्ण थे। अब आते हैं हम लोग उन सवालों पर जो सवाल नहीं आ सके। विधानसभा का सत्र चला, विधायक की अनुपस्थिति के कारण से एक महत्वपूर्ण सवाल जो भाजपा के विधायक देवेंद्र कुंवर ने लाया था, जिस सवाल के जो सवाल सीधे तौर पर राज्य के युवाओं के साथ जुड़ा हुआ था, एक महत्वपूर्ण सवाल था, वो सवाल सदन के भीतर नहीं आ पाया। सवाल था जेएससीसी जेपीएससी के एग्जाम से लेकर के। इसमें सवाल किया गया था कि जिस कंपनी को सरकार ने 2024 में सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षा को संचालित करने वाली कंपनी मिसेस टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल पर जालसाजी, आपराधिक साजिश रचने, वसूली, पेपर लीक, ओएमआर में फेरबदल, डिजिटल टेम्परिंट व मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप लगा, उसको जो है सो वर्णित कंपनी में इम्प्लैंड है तथा इस पर गंभीर आरोप लगने पर 20 मई 2025 को इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। और फिर यह कहा जाता है कि जून 2025 यानी 1 महीने के बाद ही फिर से जो है सो बेधड़क परीक्षाएं संचालित कर रही है वही ब्लैकलिस्टेड कंपनी। आप समझ सकते हैं कि यह सवाल गंभीर था, सीधे तौर पर युवाओं से जुड़ा हुआ था। आपने देखा भी कि झारखंड में किस तरह से पेपर लीक मामले में आंदोलन हुए थे।
लेकिन अब विधायक ने एक गंभीर सवाल सदन के भीतर लाया। निकाय चुनाव ने इस गंभीर सवाल को, उन युवाओं के सवाल को खा लिया जो विधायक निकाय चुनाव में व्यस्त हो गए और वो सदन में नहीं आए। ये अनुत्तरित रह गया, ये प्रश्न सदन के भीतर अनुत्तरित रह गया। इसके अलावा भी कई सवाल थे, वो भी सवाल आए। भूषण बाड़ा का सवाल था, कांग्रेस के विधायक है, उनकी अनुपस्थिति के कारण से वो सवाल नहीं आ पाया। कुमार जयमंगल अनुपस्थित थे, उनका सवाल नहीं आ पाया, जबकि उनका भी सवाल लिस्टेड था। इसके अलावा अगर आप देखें, चंद्रदेव महतो जो भाकपा माले के विधायक है, उनका सवाल नहीं आ पाया। मथुरा प्रसाद महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है, उनका सवाल नहीं आया। कुशवाहा शशिभूषण मेहता का सवाल तो आया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में नीरा यादव को वो अधिकृत कर गए थे। यानी सवाल भी अधिकृत करके काम निकाला जा रहा है निकाय चुनाव कारण से। बहरहाल अभी विधानसभा का सत्र 19 मार्च तक है। 24 तारीख को यानी मंगलवार को राज्य सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। सबकी निगाहें बजट पर भी है। वैसे आज राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, जिसमें विकास दर को दिखाया गया, झारखंड विकास की ओर अग्रसर है। प्रति व्यक्ति आय जो है सो 1 लाख के पार हो गए हैं। कई चीजें बताई गई हैं, लंबा लिस्ट है उसका। लेकिन अब देखना ये है कि जो बजट आने वाला है, उस बजट में झारखंड की जनता को क्या सौगात मिलता है, क्योंकि झारखंड की जनता मैया सम्मान के बाद 450 रुपये सिलेंडर की इंतजार में है। क्या इस बार के बजट में 450 रुपये में सिलेंडर की बातें आती हैं या नहीं आती हैं? कई चीज देखने को मिलेंगे। हम आपको विस्तार से बजट पर ही बताएंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।